गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ गए हैं। आज क्या देखेंगे तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या पढ़ना है इसमें। कृषि भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो कृषि तत्वों, खेती तथा फसल की पद्धतियों के स्थानीय वितरण के बारे में अध्ययन करती है। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव के लिए भोजन और कच्चे माल का उत्पादन करना ही कृषि का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कृषि आखिरकार क्या चीज़ है। यहाँ देखिए, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक मिनट। इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले कृषि के बारे में जानेंगे, फिर भूमि की क्षमता देखेंगे, फिर भूमि उपयोग नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग नियोजन मॉडल या सिद्धांत। फिर तीसरा, शस्य या फसल प्रतिरूप, मतलब कि किस तरह का खेती किया जाता है। शस्य संयोजन विधि क्षेत्र का निरूपण। शस्य विविधीकरण। कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विभिन्नता। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सब जगह चावल ही चावल उपजाया जाए वाली बात है, वो पूरा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कृषि। आखिरकार कृषि है क्या? कृषि एक अत्यंत ही व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत मानो साधारण से लेकर अत्यंत जटिल क्रियाओं द्वारा भूमि का उपयोग अपने लाभ के लिए भूमि से खाद्यान्न और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए करता है। इन समान क्रियाओं के अतिरिक्त कृषि के अंतर्गत फलोत्पादन, वृक्षारोपण, घास एवं दाल वाली फसलें पैदा करना, पशुपालन एवं मछली पकड़ना भी आता है। कृषि क्या होगा? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर वाली बात आ गई। कृषि क्रिया इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार मानव अपना वातावरण अपने अनुकूल बनाता है। कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव के लिए भोजन तथा कच्चे माल का उत्पादन करना। इसी के लिए ही तो मानव ने क्या किया, कृषि का आगाज किया। अब कृषि के प्रकार होते हैं, जैसे कृषि को मुख्य रूप से जल प्राप्त के आधार पर, भूमि की उपलब्धता की मात्रा, भूमि के मतलब की मात्रा के आधार पर और कृषि उत्पादों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम लोग जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार। मतलब एक होगा तौर खेती, मतलब यह विशेषतः कांप मिट्टी यानी बलुई मिट्टी की बात हो रही है कि उन भागों में की जाती है जहां साधारणतः वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। भारत में मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, दक्षिण बंगाल, मालाबार तट आदि में बिना सिंचाई के ही खेती द्वारा गन्ना, चावल आदि उपजें उत्पन्न की जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। विश्व के अन्य देशों में आर्द्र खेती मुख्यतः उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा मलेशिया आदि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में होती है। तो कैसे? यह कहाँ होगा? जहाँ पर मौसम नियमित रूप से वर्षा कराती हो, वहीं पर ना बिना सिंचाई की खेती हो जाएगी। ऐसी खेती द्वारा पैदा किए जाने वाले पदार्थ सस्ते होते हैं, क्योंकि फसलों को जल देने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा होता है आर्द्र खेती, मतलब इसके अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग आता है। यूरोप, अमेरिका, एशिया के विस्तृत कृषि भागों में इस प्रकार की खेती होती है। भारत में यह विशेषकर कांप मिट्टी और काली मिट्टी के प्रदेशों में होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी कही इसको, काप का मतलब, और काली मिट्टी के प्रदेशों में की जाती है। यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि भारत में जहाँ पर पर्णपाती वन का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बात हो रही है। ऐसे भाग कहाँ हैं? तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान, दक्षिण और मध्य प्रदेश, यहाँ पर प्रायः 2 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। और तीसरा एक और प्रकार है सिंचाई द्वारा खेती, यानी कि पहले यहाँ पर जल की व्यवस्था न थी, लेकिन मानव ने नहर बनाकर, नाले बनाकर या ग्राउंड वाटर द्वारा, नलकूप द्वारा सिंचाई की व्यवस्था कर ली। यह विश्व के मानसूनी अथवा अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। और वर्षा कहाँ? तो वहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हो। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा अनिश्चित, कम अथवा मौसम विशेष में ही होती है, यानी साल के किसी खास मौसम में ही वर्षा होगी, बाकी दिन सूखा रहेगा। तो क्या करेगा मानव ने यहाँ पर नलकूप या नहरों की व्यवस्था करके सिंचाई के साधन का विकास कर लिया। जहाँ वर्ष भर ही तापमान कृषि उत्पादन के उपयुक्त रहता है। ऐसे भाग भारत में गंगा का पश्चिमी मैदान, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण भारत के नदियों के डेल्टाई प्रदेश
विश्व के अन्य देशों में जैसे कि मिस्र, चीन, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं, में भी सिंचाई द्वारा खेती की जाती है। सिंचाई के सहारे गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास आदि फसलें पैदा की जाती हैं। और एक और आगे देखिए, सूखी खेती मतलब विश्व के जिन भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी रेगिस्तानी इलाके, वहाँ सूखी खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। तो यहाँ पर फसल भी उसी तरह का होगा। जैसे इस खेती के अंतर्गत भूमि की गहरी जुताई 19 से 25 सेंटीमीटर तक की जाती है, जिसके कारण भूमि पर गिरा हुआ जल गिरे उसी में समा जाए। प्रातःकाल इस जोती हुई भूमि को छोटे छोटे पत्थरों से ढक दिया जाता है अथवा पटेला फेर दिया जाता है, यानी उसको समान शब्दों में कहिए कि एक इस तरह का गांव देश को क्या कहा जाता है, प्लेन करने वाला का प्लेनर कहिए या हिंदी में हेंगा कहिए। जिससे क्या होगा, चलेगा तो पूरे खेत को ये बराबर कर देगा। इसमें आगे ट्रैक्टर लग गया और इसको खींचेगा, पीछे से ये चला लकड़ी का हो सकता है या लोहे का प्लेट हो सकता है, जो पूरे खेत को यह समतल कर देगा, जिसमें सूर्य की गर्मी के कारण भूमि के जल की वाष्पीकरण क्रिया न हो। पुनः पत्थरों को हटा दिया जाता है, जिससे भूमि को ओस का लाभ मिल सके। इस क्रिया को नियंत्रण करने से भूमि में इतनी नमी प्राप्त हो जाती है कि उसमें खेती की जा सके। सूखी खेती की जाने वाली भूमि साधारणतः बलुई अथवा चिकनी दोमट मिट्टी होती है। वर्षा न होने से इसकी उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं हो पाती है। सूखी खेती के अंतर्गत कृषि में अधिक व्यय करना पड़ता है, अतः उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जा सकता है जो शुष्कता सहन करने वाली हो या जिनमें कीड़े या बीमारियां न लग सके, अथवा जिनका उत्पादन आर्थिक रूप से लाभदायक हो। जैसे गेहूँ, जौ, राई, सोरगम, फलियां या चारा आदि ही अधिक पैदा किया जाता है। सूखी खेती में मुख्य क्षेत्र तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ ग्रेट बेसिन, कोलंबिया नदी और स्नेक नदी बेसिन प्रमुख क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी एशिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में सूखी खेती की जाती है। भूमि की उपलब्धता, यहाँ देखिए अब भूमि की उपलब्ध मात्रा के अंतर्गत कृषि के प्रकार, यानी भूमि के आकार के बराबर। सिंपल बात देखिए, गहरी खेती यानी जिन देशों में जनसंख्या हानि होती है किंतु कृषि के लिए भूमि का अभाव होता है, उनमें इस प्रकार की खेती की जाती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि को अनेक बार जोता जाता है। उत्तम बीजों और खाद का प्रयोग अधिक मात्रा में और उचित समय पर किया जाता है। निश्चित रूप से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। फसलों को हेर फेर के साथ बोया जाता है और अधिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या हानि नहीं है, जनसंख्या अधिक होती है। चूँकि घने बसे देशों में कृषि के लिए नई भूमि का मिलान तो सीमित है, अब नया भूमि तो हम लोग कहीं से ला नहीं सकते, अतः यहाँ पर गहरी यानी सघन खेती होगी। गहरी खेती सघन तो खेती द्वारा ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। चीन, जापान, ईरान, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में गहरी खेती या सघन खेती की जाती है। विस्तृत खेती, स्कैटर्ड खेती मतलब इस प्रकार की खेती उन देशों में की जाती है जहाँ उपलब्ध भूमि की मात्रा जनसंख्या के अनुपात से अधिक हो, यानी कि जनसंख्या जहाँ पर विरल हो और खेत अधिक हो। चूँकि कार्य करने के लिए श्रमिकों का अभाव होता है, अतः संपूर्ण कार्य यंत्रों द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राज़ील में खेती का यही रूप पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये सारे देश जो हैं आकार में बहुत बड़े बड़े हैं और जनसंख्या देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या अमेरिका का है, वो भी लगभग 33 करोड़ ही। रूस का कहाँ लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़, अर्जेंटीना भी इसी तरह, कनाडा में 2-2.5 करोड़ और ब्राज़ील में 26 करोड़। और देश ये लोग हैं कि भारत से 55-56 से तुलना बड़े देश सब हैं। कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि के प्रकार, यानी कि उत्पादन के हिसाब से, जैसे एक होगा बागाती कृषि मतलब बागान। उष्णकटिबंधीय देशों में उपयुक्त जलवायु के कारण विशेष प्रकार की बागानी कृषि की जाती है, जिसके लिए अधिक पूंजी, विशिष्ट श्रम एवं देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी और प्रबंधन यूरोपीय देशों तथा श्रम स्थानीय निवासियों से प्राप्त कर वनों को साफ करके की गई भूमि में गन्ना, चाय, रबर, कहवा और कोको जैसी फसलें, यानी कि प्लांटेशन क्रॉप की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें अत्यधिक मात्रा में श्रम शक्ति लगेगा तो बागानी खेती की जाएगी जैसे, और इसमें पैसा भी चाहिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य और दक्षिण अफ्रीका देश, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस आदि द्वीपों में इस प्रकार की कृषि की जाती है।
और फलों एवं सब्जियों की कृषि, यह कहाँ होगा? तो नगरों के आसपास। नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए फल एवं सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बाजारों की समीपता, यातायात की सुविधा के आधार पर ही इस प्रकार की कृषि की जाती है। संयुक्त राज्य की कैलिफोर्निया की घाटी, फ्लोरिडा, अटलांटिक तटीय राज्यों और पश्चिमी यूरोपीय देशों में नगरों के समीप अनेक प्रकार के फल एवं तरकारियां बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फल या सब्जी है जो जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन अगर पास में ही नगर है तो उत्पादन होगा और नगर में तत्काल ही बिक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कृषि के अन्य प्रकार, जैसे एक होगा झूमिंग प्रणाली। तो झूमिंग प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के द्वारा खेती करने में पहले वनों को जलाकर साफ कर लेते हैं, फिर वर्षा के बाद उस राख युक्त भूमि में मोटे अनाज बिखेर कर बो देते हैं। इस प्रकार के खेतों में 2 या 3 वर्षों तक फसलें तो प्राप्त की जाती हैं, लेकिन उसके बाद वह खेत अनुर्वर हो जाएगा, यानी उपजाऊ खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से नई भूमि को साफ कर ली जाती है और इस प्रकार की खेती आदिवासियों द्वारा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में की जाती है। विश्व के विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं। जैसे फिलीपींस में इसका क्या नाम है? तो झूमिंग कृषि का फिलीपींस में नाम है, याद कीजिए, चेनगिन। चेनगिन कहाँ? तो फिलीपींस में। वियतनाम में इसका नाम है झूमिंग कृषि का डे। ब्राज़ील में रोगा कहा जाता है इसको। मैक्सिको व मध्य अमेरिका में मितपा। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी अफ्रीका में मसोले। यूरोपीय देशों में बूसफैलो मतलब सिलेक्शन बर्ड्स एग्रीकल्चर, बूसफैलो। ग्वाटेमाला व जाम्बिया में इसको मितपा कहा जाता है और श्रीलंका में इसका नाम है चेना। सूडान में नमासू। म्यांमार में तुंग था। मलेशिया में लिडगा। मलेशिया में क्या नाम है इसका? लिडांग। मलेशिया में लिडांग। इंडोनेशिया में हुम्मा। थाईलैंड में तमराई। और भारत के असम में झूम। आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में इसका नाम है पोडू। वहीं केरल में इसको कहा जाता है ओनम। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बेवार, मासा व पेंडा तथा राजस्थान में वालरा और चिमाता कहते हैं। किसको? तो झूमिंग कृषि को कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी के आकार की खेती, मतलब जो इलाका हो वहाँ पर इस तरह का पहाड़ हो। अब क्या हो, इस पर तो खेती नहीं हो सकती है, इसके लिए मानव उसमें मेहनत करेगा, उसको सीढ़ी नुमा बना देगा। इस प्रकार की खेती विशेषकर पहाड़ी ढालों पर की जाती है। पहाड़ी निवासी ढालों को सीढ़ियों के आकार में काटकर छोटे छोटे खेत बना लेते हैं और बड़ी परिश्रम के साथ आलू, मिर्च, सब्जियां, चावल और चाय पैदा करते हैं। इस प्रकार की खेती इंडोनेशिया, श्रीलंका, उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय की ढालों पर, चीन, जापान और थाईलैंड में की जाती है। और मिश्रित कृषि मतलब ये ना समझिएगा कि कोई अनाज है उसमें 1, 2, 3 फसल को मिलाकर बो दिया जाए, नहीं। इस खेती के अंतर्गत भूमि पर न केवल फसलें पैदा की जाती है, बल्कि इसमें साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं। कुछ फसलें पशुओं के लिए और अधिकांश मनुष्यों के लिए खाद्यान्न के रूप में पैदा की जाती है। पशुओं का मल मूत्र खेतों की उत्पादक शक्ति को बढ़ा देता है। खेती के साथ साथ चौपाए, भेड़ बकरियां तथा रेशम के कीड़े और मुर्गियां आदि पाली जाती है। इस प्रकार की खेती प्रायः सभी अधिक जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। विश्व में कृषि की पद्धतियां, जैसे कृषि के विभिन्न प्रकारों के अनुसार पृथ्वी के धरातल को अनेक भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वे प्रदेश जिनमें मुख्य रूप से केवल पशुपालन किया जाता है, वे प्रदेश जिसमें खाद्यान्न उत्पन्न होता है, वे प्रदेश जिसमें पशुपालन और कृषि उत्पादन पर समान रूप में बल दिया जाता है। इन भागों को उनके उप विभागों में बांटा जा सकता है। इन उप विभागों में श्रमिकों की उपलब्धि, पूंजी तथा व्यवसाय की प्राप्ति, भूमि की किस्म एवं उनकी उपलब्धि आदि के आधार पर निम्नलिखित 8 कृषि पद्धतियाँ देखने को मिलती है। जैसे प्राचीन भरण पोषण वाली खेती यानी जीविका आधारित कृषि,
दूसरा गहन भरण पोषण वाली खेती, यानी जहाँ आबादी अधिक होगी या वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खेती होगा। और प्राचीन भरण पोषण वाली खेती मतलब क्या, यहाँ पर आबादी कम है, ज़मीन बहुत है, अतः मानव विकास न हुआ, अभी भी वह हिस्ट्री एंड ट्राइब्स के रूप में रह रहा है और प्राचीन काल का ही जीवन जी रहा है। लेकिन अब यह गहन भरण पोषण, जैसे कि भारत और चीन वाले क्षेत्र में जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक हो गया, अब पेट पालना ही आफत हो गया, तो इस खेती ज़बरदस्त खेती होगा वहाँ पर। व्यापारिक अन्न उत्पादक खेती, यानी कि यहाँ पर खेतों का एक विशाल क्षेत्र होगा और अत्यधिक मात्रा में उपज होगा। क्यों? क्योंकि बाजार के लिए, बेचने के लिए। व्यापारिक पशुपालन, गाय भैंस भी इतनी मात्रा में पाला पोसा जाएगा कि उनसे व्यापार हो। व्यापारिक बागवानी एवं फल उत्पादन, पौधे वाली खेती, भूमध्य सागरीय खेती और व्यापारिक फसल एवं पशुपालन। तो देखिए इस प्रकार इन 8 प्रकारों में से प्रथम 2 विशेष रूप से अविकसित देशों की विशेषता है और अंतिम 6 तकनीकी विकसित देशों की है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पौध वाली खेती यद्यपि विकसित देशों में की जाती है, किंतु इसके लिए व्यवस्था, पूंजी तथा यंत्र आदि सभी विकसित देशों से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि पौध वाली खेती कहाँ होगा? तो अविकसित देश में, लेकिन जो ये व्यवस्था होगा यह विकसित पूंजी और तथा यंत्र आदि सभी विकसित देशों से ही तो प्राप्त होंगे। भूमि क्षमता यानी लैंड कैपेसिटी, मतलब भूमि क्षमता से अभिप्राय पृथ्वी के किसी भूभाग का मानव द्वारा उपयोग से है। पृथ्वी पर मानव विभिन्न क्रियाकलाप करता है। इन क्रियाकलापों हेतु मानव द्वारा किए गए धरातल के उपयोग को भूमि उपयोग की संज्ञा दी जाती है। भूमि क्षमता का वर्गीकरण, भूमि क्षमता वर्गीकरण पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा उपयोग को सूचित करता है। सामान्यतः भूमि के हिस्से पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप को सूचित करते हुए उसे वन भूमि, कृषि भूमि, चालू पड़ती, यानी कि चालू पड़ती है, अंतर्काल खेती हो रहा था लेकिन अभी वर्तमान में वह पड़ती है, चारागाह यानी पशुओं के लिए चारागाह हो गया, इत्यादि वर्गों में बांटा जाता है। यदि इसे तकनीकी रूप से में परिभाषित किया जाए तो भूमि क्षमता वर्गीकरण से अभिप्राय भूमि उपयोग को किसी विशिष्ट भू आवरण प्रकार की रचना, परिवर्तन अथवा संरक्षण हेतु मानव द्वारा उस पर किए जाने वाले क्रियाकलापों के रूप में परिभाषित किया गया है। बृहद स्तर पर ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण वर्ष 1930 में डडले स्टाम्प महोदय ने किया। कौन? तो डडले स्टाम्प महोदय ने किया था। भारत में भूमि क्षमता से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित सर्वेक्षणों का कार्य कहाँ? तो नागपुर स्थित राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था करती है। इस संस्था द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों के भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। भूमि उपयोग और इसमें परिवर्तन को किसी क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भूमि उपयोग संरक्षण से जुड़े बिंदु जैसे मृदा अपरदन एवं संरक्षण, मृदा गुणवत्ता संवर्धन, जल गुणवत्ता एवं उपलब्धता, वनस्पति संरक्षण, वन्यजीव आवास इत्यादि आते हैं। और भूमि क्षमता के वर्गीकरण, के आधार पर, तो भूमि क्षमता के वर्गीकरण का आधार भूमि के निश्चित उपयोग से, जैसे भूमि का प्रयोग कृषि क्षेत्र, अकृषि क्षेत्र, वन, उद्यानों, आवास क्षेत्रों, गृह, सड़क, पार्क, प्रशासनिक व व्यापारिक संस्थाओं तथा विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण कार्यों में होता है। विश्व के अनेक भागों में अलग अलग स्थानों पर भूमि का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है, इसी को भूमि उपयोग कहते हैं। कृषि क्षेत्रों में भूमि के विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन कृषि भूमि उपयोग के रूप में किया जाता है, जैसे अकृषित भूमि, कृषि बंजर भूमि, कृषित भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, एक फसली भूमि, दो फसली भूमि तथा बहुसंख्यीय भूमि आदि आते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि क्षमता एवं उत्पादकता का भी अध्ययन किया जाता है। कृषि भूमि उपयोग क्षमता ज्ञात करते समय भूमि उपयोग प्रारूप, यहाँ देखिए, भूमि उपयोग प्रतिरूप के विभिन्न पक्षों को आधार माना जाता है, जो भूमि को आकृषित, कृषि बंजर, कृषित, सिंचित एवं बहुसंख्यीय भूमि आदि रूपों में प्रभावित करते हैं। भूमि उपयोग क्षमता एवं शस्य गहनता को समानवर्ती माना है, परंतु वास्तव में भूमि उपयोग क्षमता एवं शस्य गहनता दोनों अलग अलग पहलू हैं। शस्य गहनता भूमि उपयोग क्षमता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण
पक्ष है। शस्य गहनता मतलब क्या कि उसमें साल में कितना खेती होता है, मतलब साल में 1 फसल कि 2 फसल कि 3 फसल या उससे भी अधिक। जबकि भूमि उपयोग क्षमता भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों के सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है। उसमें कृषि होता है, उसमें इंडस्ट्री है, शहर है, या इसी तरह बंजर है। इसका निर्धारण एक ओर अकृषित बंजर और कृषित तथा दूसरी ओर सिंचित द्विशस्यी भूमि तथा तीसरी ओर सभी उत्पादित शस्यों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मध्य संयोग से होता है। भूमि उपयोग के प्रमुख 5 तत्व कौन हैं? तो अकृषित, कृषि बंजर, कृषि भूमि, सिंचन गहनता, शस्य गहनता की अलग अलग प्रतिशत गणना कर कोटि गणना ज्ञात की जाती है। भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण, देखिए भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण कैसे होगा? तो भारत में ग्रामीण भूमि उपयोग की वर्गीकरण श्रेणियां निम्नलिखित हैं, जैसे 1 गैर कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि, अस्थायी चारागाह एवं पशु चारा, चालू प्रति, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, नगरीय भूमि का उपयोग इससे भिन्न होता है। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर, यानी कृषि योग्य बंजर मतलब क्या? कृषि हो सकता है लेकिन वही बंजर है। वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि एवं अन्य परती क्या है? तो भारत में भूमि उपयोग का यह वर्गीकरण है। यहाँ देखिए भूमि उपयोग का नियोजन। तो भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों द्वारा वर्ष 1988 में एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति बनाई गई। भूमि उपयोग नियोजन, लैंड यूज प्लानिंग की बात हो रही है। इसके द्वारा भूमि उपयोग में अवांछित परिवर्तन को अवैध घोषित कर दिया गया। हालांकि सतह के दशक 70 के दशक में ही अधिकतर राज्यों ने भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना की थी, किंतु इनमें कार्य राष्ट्रीय नीति के बनने के बाद ही शुरू हो पाया और वर्तमान काल में इनमें से कितने सक्रिय हैं नहीं कहा जा सकता। भारत में भूमि उपयोग नीति के मुख्य लक्ष्य थे, जैसे भूमि उपयोग का विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना, वन नीति के अनुरूप 33% से अधिक भूमि पर वनावरण स्थानिक करना, गैर कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में बढ़ोतरी को रोकना, बंजर भूमि का विकास कर इसे कृषि योग्य बनाना, अस्थायी चारागाहों का विकास करना और शस्य गहनता में वृद्धि करना। वर्ष 2013 में तैयार की गई राष्ट्रीय वन नीति इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और भूमि संसाधनों के लिए अलग अलग सेक्टर्स के बीच बढ़ती प्रतियोगिता को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास है। नई नीति के अनुसार देश को मुख्य भूमि उपयोग के आधार पर 6 मंडलों यानी जोन में बांटने की योजना थी। ये 6 मंडल कौन थे? जैसे ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र, रूपांतरण से गुजर रहे जैसे नगरीय उपांत क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पारिस्थितिकीय और आपदाप्रद क्षेत्र। प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र के लिए स्थानीय तौर पर अलग अलग जरूरतों के मुताबिक अलग अलग तरह के आयोजन तरीकों का उपयोग किया जाएगा। इसके द्वारा कृषि और पारितंत्रीय संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन को अपरिवर्तनीय बनाए जाने की योजना भी शामिल है। यह नीति वर्तमान समय में चल रहे भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण भी महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग नियोजन। तो वान थ्यूनेन का भूमि उपयोग नियोजन है, यह हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे प्रयास तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।